हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इन कोलंबा। कबूतर में श्वसन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। कबूतर में पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है, फुफ्फुसीय श्वसन प्रक्रिया होती है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं कि इसमें फुफ्फुस किस प्रकार के होते हैं या लंग्स किस प्रकार के होते हैं। लंग्स छोटे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, ठोस होते हैं, अत्यंत रक्त संवहनी यानी हाईली वस्कुलर होते हैं और अप्रत्यास्थ प्रकार के यानी इनइलास्टिक होते हैं। इसका मतलब इसके जो लंग्स होते हैं वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, जबकि हमें पता है कि पक्षी उड्डयन क्रिया करता है, इसके लिए इसको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो लंग्स तो इसके इतने एक्सपेंड और रिलैक्स नहीं हो सकते क्योंकि छोटे हैं साइज में। तो लंग्स के अलावा इसमें श्वसन प्रक्रिया में सहायता देने के लिए पाए जाते हैं क्या, वायु कोश, एयर सैक्स पाए जाते हैं। तो वायु कोश या एयर सैक्स जो हैं वो कबूतर में कितने होते हैं, 9 एयर सैक्स होते हैं। इस डायग्राम में मैंने केवल एयर सैक्स को स्पेसिफाई करने के लिए ये बनाया है। ये है अ पेयर ऑफ लंग्स, ठीक है। और इसमें यहाँ पर लंग्स से निकलने वाले हैं एयर सैक्स। सर्वाइकल एयर सैक, सर्वाइकल मतलब ग्रीवा वाले भाग में। तो सर्वाइकल एयर सैक एक जोड़ी, एक यहाँ इस साइड में लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, क्योंकि ये थोरेसिक कैविटी में आगे के भाग में है, तो एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक 1 पेयर, 1 ऑन लेफ्ट साइड एंड 1 ऑन राइट साइड। पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक यानी थोरेसिक कैविटी में ही पश्च वाले भाग में फैले हुए हैं, तो पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक ये भी एक जोड़ी है। एब्डोमिनल एयर सैक यानी एब्डोमिनल जो पार्ट है पक्षी का, उसके अंदर भी एक जोड़ी एयर सैक होता है, एब्डोमिनल एयर सैक। और एक सिंगल होता है, वो है इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। इंटरक्लेविकुलर, ये ट्राइंगल शेप का जो है ये सिंगल है, इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। इस तरह से कबूतर के अंदर 9 एयर सैक्स होते हैं। एक अकेला होता है इंटरक्लेविकुलर एयर सैक और बाकी सब क्या है, पेयर में है। इंटर वायु पक्षी जो है वो उड़ता है, तो उड़ने का एक मेन जो कैरेक्टर है एडेप्टेशन, वो क्या होता है कि इसका शरीर हल्का होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है, न्यूमैटिक बोन्स होती हैं। न्यूमैटिक मतलब बोन्स आर फिल्ड विद एयर, उसकी जो कैविटी है उस कैविटी में भी वायु भरी रहती है ना। तो यहाँ पर आप देखो, ये इंटरक्लेविकुलर जो एयर सैक है, इसके भी यहाँ साइड से जो है क्लेविकुलर एयर सैक यानी क्लेविकल वाली जो बोन है उसमें जा रहा है, और एक्स्ट्रा क्लेविकुलर एयर सैक, और आगे का जो फोरलिम्ब है यानी ह्यूमरस वाली जो बोन है उसके अंदर भी जो स्पेस है उसमें भी एयर सैक है, वो है ह्यूमरल एयर सैक, ठीक है। तो यहाँ हमें केवल ये 9 एयर सैक मेन हमें याद रखने हैं। पेयर ऑफ सर्वाइकल एयर सैक, पेयर ऑफ एंटीरियर थोरेसिक एयर सैक, पेयर ऑफ पोस्टीरियर थोरेसिक एयर सैक, पेयर ऑफ एब्डोमिनल एयर सैक एंड सिंगल इंटरक्लेविकुलर एयर सैक। तो ये जो एयर सैक होते हैं ये इसमें रेस्पिरेशन में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। अब हम लेते हैं यहाँ पर और कैरेक्टर्स इसमें जो इसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं, रेस्पिरेशन की इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं। क्योंकि जैसे हमने पढ़ा कि ये उड़ान भरते हैं, तो उड़ान भरने के लिए इनमें मेटाबॉलिक रेट हाई होती है। मेटाबॉलिक रेट हाई होती है इसका मतलब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो इनके जो लंग्स होते हैं इनमें ब्लाइंड पाउचेस नहीं होते हैं। ब्लाइंड पाउचेस यानी कोई अंधी नलिका नहीं है, जैसे हमारे अंदर एल्वियोलाई होता है। बाकी जो है एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, तो इन सब में क्या होता है, जो लंग्स होते हैं उसमें स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एल्वियोलाई। जो ब्लाइंड सैक्स होते हैं, जो साइट होते हैं ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड कैपिलरीज एंड द फ्रेश एयर, इनके अंदर एल्वियोलाई नहीं होते हैं। एल्वियोलाई के स्थान पर इनमें एयर कैपिलरीज होती हैं। एयर कैपिलरीज वायु केशिकाएं होती हैं, जो दोनों सिरा पर क्या होती हैं, खुली होती हैं। यहाँ ये दिखाया है, ये एयर कैपिलरी है जो दोनों साइड से ओपन है, और इनमें जो वायु जैसे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ये ऑपोजिट फ्लो करती है टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ब्लड।
यानी ब्लड अगर इधर से फ्लो कर रहा है ऊपर इसके, तो एयर कैपिलरी के अंदर वायु जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो इससे क्या होता है, इसमें मैक्सिमम एक्सचेंज हो सकता है गैसेस का बिटवीन एयर एंड बिटवीन द एयर प्रेजेंट इन द ब्लड। ठीक है, तो मैक्सिमम जो है एक्सचेंज हो सकता है। तो ये कुछ इसके स्पेशल कैरेक्टर हैं जो हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, इसमें प्रोसेस पर ही हम सीधा आ जाते हैं। विश्राम अवस्था के समय और उड़ान भरते समय जो इसमें प्रोसेस है इंस्पिरेशन का और एक्सपिरेशन का, वो किस तरह से होता है। तो विश्राम अवस्था के समय जो इंस्पिरेशन है उसके लिए क्या होगा, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण रिब्स ऊपर उठते हैं और इसके कारण स्टर्नम नीचे की ओर दबती है। स्टर्नम नीचे दबने से एयर सैक्स तो फैलते हैं लेकिन लंग्स सिकुड़ते हैं। एयर सैक्स क्या हो रहे हैं, फैलते हैं, लेकिन लंग्स क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, फ्रेश एयर जो है वो नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकस, ब्रोंकस से प्राइमरी ब्रोंकस और मीजो ब्रोंकस से होते हुए सीधी पहुंच जाती है पोस्टीरियर एयर सैक्स में। यानी कहाँ नहीं गई है, ये लंग्स में नहीं गई है, क्योंकि लंग्स इस समय क्या हो रखे हैं, सिकुड़े हुए हैं। यहाँ हमने क्या पढ़ा, लंग्स सिकुड़ते हैं, है ना। तो इंस्पिरेशन के टाइम पर जो एयर बाहर से आई है, फ्रेश एयर, वो लंग्स में एंटर नहीं करती है, सीधा कहाँ एंटर करती है, पोस्टीरियर एयर सैक्स में एंटर करती है। और इसी टाइम पर जो है, क्योंकि फेफड़े सिकुड़ते हैं, तो फेफड़ों में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ऑलरेडी मौजूद है उसमें, वो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से पहुँच जाती है एंटीरियर एयर सैक्स में। यानी एंटीरियर एयर सैक्स में कार्बन डाइऑक्साइड फिल हो गई। तो जैसे हमने यहाँ शुरू में ही पढ़ा कि एयर सैक्स फैलते हैं, तो एयर सैक्स में वायु प्रवेश कर रही है इंस्पिरेशन के टाइम पर। इंस्पिरेशन के टाइम पर एयर सैक्स में वायु प्रवेश कर रही है। लंग्स तो सिकुड़ रहे हैं, तो लंग्स में जो वायु है जो एक्सचेंज हो चुका है, फ्रेश एयर जो है वो ब्लड में चली गई है, ब्लड कैपिलरीज में, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है लंग्स में। तो लंग्स सिकुड़ रहे हैं, तो यहाँ की वायु तो कहाँ चली गई, एंटीरियर एयर सैक्स में, और फ्रेश एयर जो आ रही है वो आ रही है पोस्टीरियर एयर सैक्स में। यहाँ इसको सिंप्लीफाई एक डायग्राम बनाया है, ये लंग्स बनाए हैं, ये एंटीरियर एयर सैक्स बनाए हैं, और ये पोस्टीरियर एयर सैक्स बनाए हैं। तो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने के लिए डायग्राम बनाया है। जैसे मान लो ये ट्रैकिया वाला भाग है, ट्रैकिया वाले भाग से जब इंस्पिरेशन हो रहा है तो हमने क्या पढ़ा, इंस्पिरेशन हो रहा है तो एयर सैक्स फूलते हैं, तो एयर सैक्स में एयर फिल होगी, जबकि लंग्स सिकुड़ते हैं। तो ट्रैकिया से होते हुए फ्रेश एयर सीधा ब्रोंकस, ब्रोंकस से प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंकस से मीजो ब्रोंकस से होते हुए, मीजो ब्रोंकस जो है इससे होते हुए सीधा पहुंच जाती है पोस्टीरियर एयर सैक्स में, क्योंकि वो फूले हुए हैं, उसमें आयतन जो है बढ़ा हुआ है उसका, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आ गई। और क्योंकि इस टाइम पर लंग्स जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जो एक्सचेंज होकर के आ चुकी है इसमें, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे चली जाएगी एंटीरियर एयर सैक्स में। ठीक है, और इंस्पिरेशन के टाइम पर ये रास्ता यहाँ से बंद है, यानी वायु जो है वो लंग्स में और एंटीरियर एयर सैक्स में प्रवेश, बाहर से जो फ्रेश एयर है वो लंग्स में और एंटीरियर एयर सैक्स में प्रवेश नहीं करती है, सीधा कहाँ पर आती है, पोस्टीरियर एयर सैक्स में आती है। इसीलिए पोस्टीरियर एयर सैक्स जो है इनको इंस्पिरेटरी सैक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं आगे की स्लाइड। इसमें ये तो हो गया इंस्पिरेशन। एक्सपिरेशन में क्या होगा, एक्सपिरेशन में इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं उनके कारण स्टर्नम जो है, अब ये प्रोसेस ऑपोजिट होगा, यानी स्टर्नम जो है वो ऊपर उठता है। स्टर्नम के ऊपर उठने से एयर सैक्स सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और लंग्स जो हैं ये एक्सपेंड होंगे, यानी वायु कोश तो अब सिकुड़ेंगे
और फेफड़े फैलेंगे। तो एक्सपिरेशन में कुल क्या होगा, वायु कोशों में उपस्थित जो वायु है वो बाहर चली जाएगी, वो वायु कोशों से निकल जाएगी और लंग्स में वायु आएगी। एक्सपिरेशन के टाइम पर लंग्स में वायु आएगी। ठीक है, तो हम इस प्रोसेस को लेते हैं। एयर सैक्स तो खाली होंगे और फेफड़ों में वायु प्रवेश करेगी। अब ऑक्सीजन युक्त वायु जो कि पोस्टीरियर एयर सैक्स में पहुंच चुकी थी इंस्पिरेशन के टाइम पर, अब ये एयर सैक कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ की वायु कहाँ चली गई, लंग्स में। और एंटीरियर एयर सैक्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरी थी इंस्पिरेशन के टाइम पर, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ से वायु सेकेंडरी ब्रोंकस, ट्रैकिया, नॉस्ट्रिल से होते हुए बाहर निकाल दी जाती है। तो एक्सपिरेशन के टाइम पर क्या हुआ, लंग्स में फ्रेश एयर आई है, लंग्स में फ्रेश एयर आई है, डायरेक्ट बाहर से नहीं आई है। कहाँ से आई है, पोस्टीरियर एयर सैक्स में जो फिल हुई थी इंस्पिरेशन के दौरान वो, और एंटीरियर एयर सैक में जो कार्बन डाइऑक्साइड आई थी इंस्पिरेशन के टाइम पर वो बाहर निकलती है। यानी डायरेक्ट वायु बाहर से लंग्स में नहीं आ रही है, डायरेक्ट वायु लंग्स से बाहर नहीं निकल रही है। वायु इंस्पिरेशन के टाइम पर सीधी आ रही है पोस्टीरियर एयर सैक्स में और निकलते टाइम पर निकल रही है एंटीरियर एयर सैक्स से होते हुए बाहर। ठीक है, इसको भी मैंने इमेजिनरी या डायग्राम बनाया है समझने के लिए आसान रहे। ये ट्रैकिया हो गया। अब इस टाइम पर ये ओपन हो गई है, सेकेंडरी ब्रोंकस जो बंद थी इंस्पिरेशन के टाइम पर ये ओपन हो गई है और यहाँ ये मीजो ब्रोंकस बंद हो गई है। ठीक है, तो अब इस टाइम पर क्या हुआ, एक्सपिरेशन के टाइम पर जैसे मैंने बताया एयर सैक्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पोस्टीरियर एयर सैक कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ फिल्ड ऑक्सीजन जो है ये आगे की तरफ लंग्स में जाएगी, और एंटीरियर एयर सैक्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ फिल्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये सेकेंडरी ब्रोंकस से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से होते हुए बाहर निकल जाती है। तो ये है एक्सपिरेशन की प्रोसेस, यानी लंग्स में सीधे वायु आती नहीं है, लंग्स से सीधे वायु जाती नहीं है। ठीक है, लंग्स क्या करते हैं, लंग्स में एक्सचेंज हो रहा है ऑफ गैसेस बिटवीन एयर एंड ब्लड कैपिलरीज। जो इसकी एयर कैपिलरीज हैं वो अत्यधिक संवहनी होती हैं, ब्लड वेसल्स हैं उसमें, और जैसे मैं शुरू में बताया था कि ये एयर कैपिलरी है जैसे, तो इसमें जो है ये एयर कैपिलरीज है जैसे, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो, अगर यहाँ पर वायु अगर इस दिशा में हो रही है फ्लो तो वो ऑपोजिट टू द, ऊपर की तरफ ये कैपिलरीज है ना ब्लड कैपिलरी, तो यहाँ ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ ब्लड इन ब्लड कैपिलरीज। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा किस पर, एयर कैपिलरीज में। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पर, ये क्लियर हो गया कंसेप्ट आपको। अब हम लेते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग फ्लाइट, यहाँ लिखा हुआ है जैसे, क्योंकि एक्सपिरेशन के दौरान फ्रेश एयर लंग्स में प्रवेश करती है, फ्रेश एयर लंग्स में आई है क्योंकि पोस्टीरियर एयर सैक से इसमें आ रही है, और एयर कैपिलरीज की संवहनी सतह पर रक्त व वायु के गैसीय आदान प्रदान होता है। इसीलिए कहा जाता है कि पक्षियों में एक्सपिरेशन इज मोर एक्टिव प्रोसेस देन इंस्पिरेशन, क्योंकि गैस विनिमय जो हो रहा है एयर कैपिलरीज में वो किस टाइम पर हो रहा है, एक्सपिरेशन के टाइम पर हो रहा है, क्योंकि एक्सपिरेशन के टाइम पर ही वायु जो है ये कहाँ से कहाँ आ रही है, पोस्टीरियर एयर सैक से फ्रेश एयर जो है वो लंग्स में आती है। तो ये हो गया विश्राम अवस्था के टाइम पर। अब जब पक्षी उड़ता है, तो जब पक्षी उड़ता है तो इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होंगी, यानी रिब्स का मूवमेंट नहीं होगा। तो रिब्स का मूवमेंट नहीं होगा तो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी का कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन कैसे होगा, यानी वक्ष गुहा और उदरीय गुहा जो है उसका आयतन कम या ज़्यादा किस प्रकार होगा, तो इस समय फ्लाइट मसल्स का मूवमेंट होता है। फ्लाइट मसल्स, उड़यन पेशियाँ जो हैं ये मूव करती हैं। हमें पता है कि पक्षियों में फोरलिम्ब जो है दे आर मॉडिफाइड इन विंग्स, है ना, तो फ्लाइट मसल्स इसमें ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं, तो इनका मूवमेंट होता है जिसके कारण वक्ष और उदर गुहा घटती और बढ़ती है। दूसरा क्या होता है, स्टर्नम जो है ये कशेरुक दंड की ओर उठेगा और गिरेगा, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ ऊपर उठेगा और
नीचे आएगा, ये भी किसके कारण से, फ्लाइट मसल्स के मूवमेंट के कारण ही। और उड़ते टाइम पर अंतरांगों का दाब बढ़ता है, तो अंतरांगों के दाब के कारण यानी विजरल ऑर्गन्स का प्रेशर पड़ता है किसके ऊपर, वायु कोशों पर। तो वायु कोशों पर प्रेशर पड़ता है विजरल ऑर्गन्स का, एकांतर क्रम में सिकुड़ते और फैलते हैं, यानी पंख जब ऊपर उठ रही हैं और पंख जब नीचे आ रही हैं तो उसके अनुसार अंतरांगों का दबाव पड़ेगा वायु कोशों पर, और एकांतर क्रम में वायु कोश सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। इस तरह से वायु पीछे से आगे की ओर फेफड़ों में वितरित होती है, यानी पोस्टीरियर एयर सैक से किस में आएगी, लंग्स में आएगी एकांतर क्रम में। और जितनी ज़्यादा उड़ने की क्रिया होगी, यानी जिस गति से पक्षी उड़ रहा है उतनी ही ज़्यादा श्वसन क्रिया होगी। रेट ऑफ फ्लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग भी जितने ज़्यादा सक्रिय होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उतनी ही ज़्यादा हमारी श्वसन दर बढ़ती है, क्योंकि उतनी ही ज़्यादा क्या हो रही है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। तो इनके अंदर भी रेट ऑफ फ्लाइट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ हमें ध्यान क्या देना है कि फ्लाइट के टाइम पर, उड़ने के टाइम पर फ्लाइट मसल्स के मूवमेंट के कारण वक्ष और उदर गुहा घटती बढ़ती है, और इसी कारण स्टर्नम कशेरुक दंड की ओर उठता और गिरता है, और अंतरांगों पर दबाव, अंतरांगों का दबाव पड़ता है वायु कोशों पर। इसके कारण से एकांतर क्रम में वायु कोश सिकुड़ते और फैलते हैं। ठीक है, अब हम लेते हैं इफ़िशियंसी ऑफ एवियन लंग्स, यानी पक्षियों के जो लंग्स हैं उनकी दक्षता, क्योंकि उसमें जैसे हमने शुरू में पढ़ा कि इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि मेटाबॉलिक रेट हाई होती हैं इनमें। तो इनमें जो है लंग्स छोटे हैं, सॉलिड हैं, इनइलास्टिक हैं, लेकिन दक्षता किसके कारण है, क्योंकि इनके अंदर एयर कैपिलरीज और एयर सैक्स पाए जाते हैं। और एयर कैपिलरीज और एयर सैक्स जो हैं, एयर सैक में एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो रहा है, यानी वो वस्कुलर नहीं है, वो वस्कुलर नहीं है, उनमें केवल वायु भर रही है और वायु निकल रही है। वस्कुलर पार्ट तो लंग्स ही हैं, जो एयर कैपिलरीज है वस्कुलर पार्ट उसका। ठीक है, लेकिन एयर कैपिलरीज और एयर सैक्स जो हैं ये इसकी इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं, पक्षियों में लंग्स की इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं। इसके अलावा एयर कैपिलरीज में वायु का प्रवाह वन वे होता है, जो अभी आपको बताया था, एक दिशा में, और वो कहाँ है, रक्त के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। रक्त अगर जिस दिशा में बह रहा है तो एयर कैपिलरीज में वायु उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, वन वे होता है, अतः गैस विनिमय अधिक प्रभावी होता है। इसी तरह से फेफड़े प्रत्येक इंस्पिरेशन के बाद में पूरी तरह खाली हो जाते हैं। हमने शुरू में पढ़ा था फेफड़ों में ब्लाइंड सैक्स नहीं होते हैं, एल्वियोलाई नहीं होते हैं, एयर कैपिलरीज हैं जो दोनों तरफ से ओपन है। तो जिसके कारण क्या हुआ, इसके अंदर कभी भी वायु रुकती नहीं है, पूरी तरह से इंस्पिरेशन के टाइम पर पूरी तरह से खाली होते हैं, क्योंकि एक्सपिरेशन के टाइम पर तो लंग्स भरते हैं ना इसमें, तो इंस्पिरेशन के टाइम पर ये पूरी तरह से खाली होते हैं। तो इसका मतलब इसमें जितनी बार भी वायु आएगी एक्सपिरेशन के टाइम पर उतनी बार फ्रेश एयर ही आएगी, पहले से उपस्थित ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। फिर हम लेते हैं इसमें इंस्पिरेशन के दौरान जिस पथ से स्वच्छ वायु प्रवेश करती है उसी मार्ग से एक्सपिरेशन के समय बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि जो प्रवेश कर रही है वायु, अधिकांश वायु द्वितीय श्वसनियों से सीधे कहाँ पहुँचती है, पोस्टीरियर एयर सैक्स में पहुँच रही है। कहाँ पहुँच रही है, सीधे पोस्टीरियर एयर सैक्स में पहुँच रही है। और पोस्टीरियर एयर सैक्स से फेफड़ों में जो आ रही है वो रिकरेंट ब्रोंकस से आ रही है, वो रिकरेंट ब्रोंकस से आ रही है, यानी उस रास्ते से नहीं आ रही है जिस रास्ते से ये जो है फ्रेश एयर आई थी। तो आने का और वापस लंग में प्रवेश होने का रास्ता जो है वो क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह से जो है ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो पक्षियों के अंदर लंग्स हैं इनकी दक्षता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो है इस तरह से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है
तो इसमें अगर रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इन कोलम्बा या रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इन एविस पूछा जाता है तो हमें दोनों अवस्थाओं में बताना है, यानी रेस्ट के टाइम पर भी और उड़ने के टाइम पर भी, ठीक है। और हमें जो है इसके जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे लंग्स हैं, एयर सैक्स के बारे में, एयर कैपिलरीज के बारे में, ये भी हल्का सा साथ में मेंशन करते हुए चलना है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक